सुपरटेक को दिवालिया मामले में एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल से राहत मिली है। एनसीएलटी ने दिवालिया प्रक्रिया को सुपरटेक के एक प्रोजेक्ट इको विलेज 2 तक ही सीमित करने का आदेश दिया है। ऐसे में एनसीएलटी का यह आदेश सीओसी यानी कमेटी ऑफ क्रिएटर्स के लिए क्या संकेत है? सुपरटेक से जुड़े घर खरीदारों को इससे क्या समझना चाहिए, जानने की कोशिश करते हैं लीगल एक्सपर्ट और यूपी रेरा के लीगल एडवाइजर वेंकट राव से। राव साहब, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे यह होगा कि एनसीएलटी ने सुपरटेक पर क्या फैसला दिया है, बैकग्राउंडर के साथ एक बार समझाइए। दीपक जी, एक यूनिक फैसला है जो एनसीएलटी का है, और इसका थोड़ा बैकग्राउंड में चले तो ये है कि सुपरटेक के खिलाफ एक सेक्शन 7 का एप्लीकेशन दायर किया है यूनियन बैंक ने। यूनियन बैंक का एक डेट ड्यू था, एक कर्जा दिया हुआ था सुपरटेक को जो वो डिफॉल्ट कर चुका था। इसलिए एनसीएलटी ने उनका सेक्शन 7 पिटिशन को, पूरा ये प्रक्रिया जो इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया क्रिप जिसे कहते हैं, उसमें एडमिट किया। और जब एडमिट कोई ऐसा एप्लीकेशन होता है तो उस पूरे कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनकी जगह पे एक आईआरपी बिठाया जाता है जो कि पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल ले लेते हैं, और पूरे प्रोजेक्ट्स जितने भी उस कंपनी में हैं और जो भी एसेट्स है उस कंपनी का, और उन सबका एक तरीके से कंट्रोल उन पे वो लेके आगे उस कंपनी को कैसे चलाए और उसका क्या रेजोल्यूशन हो, और उसके चलते कैसे आगे वो इसका एक रेजोल्यूशन फाइंड आउट हो और कोई और नया मैनेजमेंट उस पर कंपनी को टेक ओवर करे, आगे बढ़ाए। ये पूरा प्रक्रिया होता है क्रिप का। तो ये जो ऑर्डर है यूनिक है। इसमें कोर्ट ने अपना मॉडिफाई किया, जो पूरा सीओसी को होल्ड करना था उन्होंने पूरे कंपनी के लिए, उसको होल्ड करके उन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ इकोटेक विलेज जिसमें लोन आया है उस विलेज के लिए, उस विलेज के प्रोजेक्ट के लिए, इकोटेक विलेज 2 के लिए सीओसी फॉर्म हो, उसका इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बने, यानी कि पूरा काता चिट्ठा, यानी कि उसके एसेट्स क्या है, क्लेम्स वगैरह फाइल हो, और क्लेम्स क्या है यानी कि फाइनेंशियल लायबिलिटीज क्या है, वो एक तरीके से सिस्टम बनाए और उसका रेजोल्यूशन प्लान की ओर बढ़े। बाकी प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं 2 आरपी के कंट्रोल में है, लेकिन एक्स मैनेजमेंट जिस तरीके के सेटलमेंट बाकी बैंक्स के साथ करना चाहता है और एक्स मैनेजमेंट के सहायता से इस प्रोजेक्टों को, बाकी प्रोजेक्टों को चलाया जाए। ये ऑर्डर है जो एनसीएलटी में आया है। राव साहब, इस फैसले का सीओसी पर और आम होम बायर्स पर क्या असर पड़ेगा जो सुपरटेक के साथ जुड़े हुए हैं? जी, जैसे मैंने कहा है कि जो सीओसी है, जो कंप्लीट सारे ही प्रोजेक्टों के लिए फॉर्म होना था, अब वो रुक के सिर्फ इकोटेक 2 विलेज के लिए ये सीओसी फॉर्म होगा, और आरपी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो बनाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही बनाएंगे। तो जितने भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में होम बायर्स हैं वो अपने क्लेम दर्ज करें, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के जितने भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं वो दर्ज करेंगे, और जो क्रेडिटर्स कमिटी बनेगी वो सिर्फ इन लोगों के लिए बनाई जाएगी। इसलिए बाकी जितने भी सुपरटेक के बायर्स हैं, खास करके होम बायर्स हैं, वो किसी और प्रोजेक्ट में हो तो उनको क्लेम्स वगैरह फाइल करने की जरूरत नहीं है। और ये भी कहा है कि आरपी के दायरे में, मतलब आरपी के अंडर जो है सुपरविजन में, कंट्रोल में, एक्स मैनेजमेंट के सहायता के साथ ये प्रोजेक्ट्स बाकी चलते रहेंगे और कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। राव साहब, क्या इसे सुपरटेक के लिए राहत माना जाना चाहिए या फिर एनसीएलटी के इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है ऊपरी अदालतों में? देखिए, ये मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा है कि एक एक्सपेरिमेंट है, अपने आप जजमेंट में भी ये कहा गया है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मैं कहूंगा जजमेंट है, इसलिए क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया को लेके, खास करके रियल एस्टेट में, ये काफी चर्चा रही है। क्योंकि देखिए, कई प्रोजेक्ट्स होते हैं एक कंपनी में, और एक प्रोजेक्ट के चलते पूरे प्रोजेक्टों का मैनेजमेंट और हर तरीके का एक पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। इसलिए अक्सर ये एक डिमांड रही है, एक मांग रही है कि प्रोजेक्ट वाइज रेजोल्यूशन होना चाहिए, जो कि अभी तक अपने कानून में मैं कहूं ऐसा कुछ प्रावधान क्लियर नहीं है। ये जुडिशियल इंटरवेंशन से, इस तरीके के बोल्ड और यूनिक फैसलों से मेरे ख्याल से आगे बढ़ेंगे। यस, ये उम्मीद जरूर है कि कोई ऐसा चुप रहने वाले नहीं है, काफी सारे लोग चाहेंगे कि इसको ऊपर चैलेंज किया जाए, क्योंकि कई बातें होती है। फॉर इंस्टेंस एक छोटी सी बात मैं कहूं कि जिन कहीं पे भी किसी का कोई मैटर चल रहा है, कोई और प्रोजेक्ट का भी हो, क्योंकि क्रिप प्रोसेस चल रहा है, उसका रेजोल्यूशन नहीं हो रहा है, लेकिन उस प्रोजेक्ट में अगर मान लीजिए उसने रिफंड मांगा है
कंज्यूमर कोर्ट्स में मांगा हो, रेरा में मांगा हो, या कोई और लिटिगेशन हो, क्योंकि मॉरिटोरियम के चलते हुए वो सब रुक जाती है। उसका कोई क्लैरिटी इस पर्टिकुलर ऑर्डर में फिलहाल नहीं है, क्योंकि क्रिप प्रोसेस तो ऑन है। तो इस वजह से सवाल जरूर रहेंगे, लोग जरूर अपील करेंगे, बट एक बार जरूर ये मेरे ख्याल से ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट तक जाके सेटल हो जाएगा, एक क्लियर क्लैरिटी आ जाएगी। हो सकता है लॉ में अमेंडमेंट आ जाए और काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो जरूर होगा। राव साहब, सुपरटेक की राह कैसी रहने वाली है इसमें, और आगे क्या कुछ कंपनी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं, और क्या इस तरह का फैसला और मामलों पर भी देखने को मिल सकता है जहां दूसरी रियल्टी कंपनियां दिवालिया प्रक्रिया से जूझ रही हैं? मेरे ख्याल से जरूर उन कंपनीज में कोशिश ये की जाएगी, और ये ऑर्डर एक तरीके से मैं कहूँ प्रेसिडेंट की तरह यूज करने की कोशिश की जाएगी, और चांसेस है कि यूज होगा, और जरूर उनमें से भी ये ऑर्डर आ सकते हैं। और अगर वैसा ऑर्डर आता है तो मैंने जैसे कहा कि क्लैरिटी आ जाएगी, सेटलमेंट आ जाएगी। जहां तक सुपरटेक की बात कहें, सुपरटेक ने ऑलरेडी अपने एक रेजोल्यूशन की तरह एक अपना सेटलमेंट और एक प्लान अपीलेट ट्रिब्यूनल में सबमिट किया है। होपफुली अगर उस तरीके से इन्फ्यूजन फंड्स का होता है, जो कोशिश की जा रही है और रेजोल्यूशन दी जा रही है, तो देखिए प्रोजेक्ट्स में और कंपनी में जरूर वैल्यू है, और उन वैल्यू के चलते हुए अगर मैक्सिमाइज होती हैं और चलती हैं, तो मेरे ख्याल से ये सभी के लिए एक विन विन सिचुएशन है।